जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के भूगोल में हमने सबसे पहले पढ़ा था सामान्य परिचय। क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय पढ़ा था। सामान्य परिचय पढ़ा था और इसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान का विस्तार और इसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी राजस्थान की लोकेशन क्या है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की आकृति या आकार। दोस्तों, हमने सामान्य परिचय की चर्चा कर ली और विस्तार की चर्चा कर ली और इसके बाद में स्थिति और आकृति या आकार की हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। क्या रहेगा? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो आइए हम देखते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है, यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भाग हम देखते हैं कौन कौन से हैं 4 भाग। नंबर 1 पर है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और नंबर 2 पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। और नंबर 3 पे है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 4 नंबर है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसे आप हाड़ौती का प्रदेश कह सकते हो। हाड़ौती का प्रदेश कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती का प्रदेश। देखिए, हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इसके बाद में अरावलीय पर्वतीय प्रदेश
और इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसी कड़ी में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर अड़ोती का प्रदेश। तो दोस्तों ये तो थे कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है 4 भागों में विभाजित किया गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। आइए दोस्तों हम अब देखते हैं मैप के द्वारा कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप कितने भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अगला प्रदेश था दोस्तों, कौन सा प्रदेश? अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगला है दोस्तों, कौन सा प्रदेश? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर इसे आप हाड़ौती का प्रदेश भी कह सकते हो। हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती का प्रदेश। यानी राजस्थान के मैप में हम देखें तो सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके बाद में अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती का प्रदेश। तो दोस्तों ये तो था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, या किसके रूप में हुई, या किस कालखंड में हुई, या फिर किस युग में हुई। इसी तरह से हम बात करेंगे कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई और किस कालखंड में हुई, या फिर किस युग में हुई। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, या किससे हुई, या किस कालखंड में हुई, या फिर किस युग में हुई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। किसकी करेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई, किस कालखंड में हुई, या फिर किस युग में हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखते हैं कि इस प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है। तो दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में, यानी आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको बताना है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। किसके रूप में? टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। अब हम बात करेंगे कालखंड की। किसकी बात करेंगे? कालखंड की, यानी कौन से कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों नियोजोइक काल में हुई है इसकी उत्पत्ति। नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवशेष के रूप में किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना है पृथ्वी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताने का सबसे पहले कार्य किया था फ्रांस का वैज्ञानिक था। फ्रांस का एक विद्वान था जिसका नाम था बफन। क्या नाम था? बफन, जिसने इस पृथ्वी के इतिहास को 7 युगों में बांटा था। कितने युगों में बांटा था? 7 युगों में बांटा था। और उस विद्वान का नाम क्या था? बफन। क्या था? बफन, जो एक फ्रांसीस विद्वान था जिसने इस पृथ्वी के पूरे इतिहास को 7 भागों में विभाजित किया था। और इसके बाद में इन विभागों को बड़े बड़े भागों में बांट दिया गया। उसे कहा गया कल्प। क्या कहा गया? कल्प कहा गया। कल्प कहा गया, यानी बफन के द्वारा इस पूरे पृथ्वी के इतिहास को 7 युगों में बांटा गया। और बाद में इसके बड़े बड़े युगों में इसको विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा गया? कल्प कहा गया। क्या कहा गया? कल्प कहा गया। दोस्तों तो हम चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। और हम चर्चा करें कि किस युग में हुई है, यानी किस युग में हुई है। तो आपको बताना है प्लीटोसीन युग। प्लीटोसीन युग में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। यानी महाकल्प कौन सा था? नियोजोइक महाकल्प के अंदर एक युग आता है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन युग आता है और उसमें किसकी उत्पत्ति हुई है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। अब हम चर्चा करेंगे कि जब पृथ्वी 2 भागों में बंटी हुई थी। क्या बंटी हुई थी? जब पृथ्वी 2 भागों में विभाजित थी। देखिए सबसे पहले हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जब पृथ्वी 2 भागों में बंटी हुई थी तब एक भाग का नाम क्या था? स्थलखंड नाम था। क्या था? स्थलखंड नाम था, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंजिया।
क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। पैंजिया कहा गया, यानी एक भाग का नाम था स्थलखंड जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। और इसके चारों ओर जो विशाल जल राशि थी, इसके चारों ओर जो क्या थी? विशाल जल राशि थी, उसे कहा गया जलमंडल। का क्या कहा गया? जलमंडल कहा गया, या फिर इसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंथालासा। पैंथालासा कहा गया। स्थलखंड जिसे संयुक्त रूप से दोस्तों कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। और जिसके चारों ओर जो विशाल जल राशि थी जिसे कहा गया जलमंडल, या फिर संयुक्त रूप से पैंथालासा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा नाम दिया गया था। दोस्तों उसमें स्थलखंड भी दो भागों में बटा हुआ था। स्थलखंड दो भागों में विभाजित था। एक भाग का नाम था उत्तरी पैंजिया। क्या था? उत्तरी पैंजिया। उत्तरी पैंजिया। और दूसरे भाग का नाम था दक्षिणी पैंजिया। क्या था? दक्षिणी पैंजिया नाम था। दक्षिणी पैंजिया, यानी उसमें स्थलखंड भी दो भागों में विभाजित था। एक का नाम था उत्तरी पैंजिया और दूसरे का नाम क्या था? दक्षिणी पैंजिया। इस उत्तरी पैंजिया को नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड नाम दिया गया। और इस दक्षिणी पैंजिया को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, यानी जब पृथ्वी दो भागों में बंटी हुई थी तो एक का नाम था स्थलखंड और जिसे संयुक्त रूप से कहा गया पैंजिया। और जो इसके चारों ओर जो जल राशि थी, विशाल जल राशि, उसको नाम दिया गया जलमंडल, जिसे संयुक्त रूप से कहा गया पैंथालासा कहा गया था। और स्थलखंड के भी दोस्तों दो भाग थे। एक का नाम था उत्तरी पैंजिया। क्या नाम था? उत्तरी पैंजिया, जिसे कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड, जिसे कहा गया दक्षिणी पैंजिया। और जब किसी भौगोलिक परिवर्तन के कारण, यानी भौगोलिक परिवर्तन के कारण जब अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टक्कर हुई तो ये दोनों टुकड़े, दोनों भाग क्या हुए? टूट गए। दोनों भाग क्या हुए? अलग अलग हो गए। और जहां जहां स्थलखंड का भाग गया, यानी भौगोलिक परिवर्तन के कारण जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद जब ये दोनों आपस में टूटे तो टूटने के बाद में जहां जहां पर स्थलखंड का भाग गया, क्या गया? जहां जहां पर स्थलखंड का भाग गया वहां वहां पर किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीप का निर्माण, यानी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जो यहाँ पर विशाल जल राशि थी, क्या थी? विशाल जल राशि थी, उसे नाम दिया गया 33 सागर। क्या? 33 सागर, यानी जो विशाल जल राशि थी तो उसे नाम दिया गया 33 सागर। और जहां जहां पर 33 सागर का जल गया, जहां जहां पर 33 सागर का जल गया और उसे नाम दिया गया, यानी जहां जहां पर 33 सागर का जल गया वैसे वैसे महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यानी जब उसमें पृथ्वी दो भागों में बंटी हुई थी, यानी एक स्थलखंड जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंजिया। और दूसरा जो विशाल जल राशि थी, यानी जो जलमंडल था, उसे कहा गया पैंथालासा। क्या कहा गया? पैंथालासा। और उस समय स्थलखंड भी दो भागों में बंटा हुआ था। दूसरे भाग का नाम था पहले भाग का नाम था उत्तरी पैंजिया
और दूसरे भाग का नाम था दक्षिणी पेंजिया, जिसे संयुक्त रूप से कहा गया गोंडवानालैंड और उत्तरी पेंजिया को कहा गया अंगारालैंड। क्या कहा गया? अंगारालैंड। तो किसी भौगोलिक यानी किसी भौगोलिक परिवर्तन के कारण जब दोनों के बीच में क्या हुई? टक्कर हुई। क्या हुई? टक्कर हुई। और टक्कर होने के बाद में जब ये दोनों आपस में टूटे, क्या हुए? टूटे। और टूटने के बाद में जहां जहां पर स्थलखंड का भाग गया वहां पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और जहां जहां पर 33 सागर का जल गया वहां पर किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। और पीछे जो अवशेष के रूप में बचे, यानी 33 सागर, यानी जो पीछे जो अवशेष के रूप में बचे, और वहां पर किसका निर्माण हुआ? अवशेष के रूप में मरुस्थलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। यानी 33 सागर के अवशेष के रूप में जो पीछे बचे थे वहां पर किसका निर्माण हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। क्योंकि पृथ्वी की अपनी एक गति है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसलिए जो जल का भाग था वो आगे चला गया, और पीछे क्या बच गए? 33 सागर के अवशेष, जिससे किसका निर्माण हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का जो पहला प्रदेश है, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका निर्माण 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। तो हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले 33 सागर के अवशेष के रूप में सागर के अवशेष, 33 सागर के अवशेष, यानी 33 सागर के अवशेष की हम चर्चा करें तो दोस्तों कुलधरा गांव, कौन सा गांव? कुलधरा ग्राम कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में मछली के क्या बना? अवशेष। मछली के अवशेष प्राप्त होना, यानी कुलधरा गांव जैसलमेर, इसमें मछली के अवशेष का पाना। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति शायद 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। और दूसरे हम बात करें कि पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलों का पाना, खारे पानी की झीलों का पाना, झीलों का पाना, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में ही सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये हमें पता है कि इसकी उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि थार के मरुस्थल की विशेषताएं क्या है, यानी थार के मरुस्थल की विशेषताएं क्या है। थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इसकी विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों थार का मरुस्थल है विश्व में, कहां में? विश्व में सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला और जैव विविधता वाला, यानी थार के मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक क्या है, जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये। और इसी कड़ी में हम देखें कि थार का मरुस्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को प्रभावित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में थार का मरुस्थल ऋतु चक्र को प्रभावित करता है। यानी थार का मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और जैव विविधता वाला क्या है, मरुस्थल है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसी कड़ी में हम देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को भी आकर्षित करता है। मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि भारत में ये न्यून वायुदाब का क्या है, केंद्र बनता है। न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को प्रभावित करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को ये आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर न्यून वायुदाब का क्या बनता है, केंद्र बनता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, किसी करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई थी, तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। और किस कालखंड में हुई थी, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई थी, नियोजोइक महाकल्प में हुई थी। और युग का नाम है प्लेटोसीन युग। कौन सा, प्लेटोसीन युग में इस प्रदेश की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो दोस्तों देखिए, या फिर थार का मरुस्थल, कौन सा, यानी थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। हम चर्चा करें कि थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है। एक का नाम है अपना देश भारत, भारत में फैला हुआ है, और दूसरा देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। यानी थार का मरुस्थल मुख्य रूप से भारत व पाकिस्तान में फैला हुआ है।
तो आपसे पूछा जाए कि थार का मरुस्थल भारत में कितना प्रतिशत फैला हुआ है, तो आपको बताना है 62%। कितना प्रतिशत है? 62% ये फैला हुआ है। और पाकिस्तान में है ये दोस्तों 38%। यानी थार का मरुस्थल भारत में फैला हुआ है 62% और पाकिस्तान में फैला हुआ है 38%। अब हम बात करें कि भारत के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान में कितना प्रतिशत फैला हुआ है और अन्य राज्यों में ये कितना प्रतिशत फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान में किसमें? राजस्थान में ये दोस्तों यहां तक समझ आ गया ना कि थार का मरुस्थल दो देशों में बटा हुआ है, भारत और पाकिस्तान। भारत में 62% और पाकिस्तान में 38%। अब हम बात करेंगे कि भारत में कितने राज्यों में ये फैला हुआ है और राजस्थान में ये कितना प्रतिशत है और अन्य राज्यों में ये कितना प्रतिशत है। तो हम चर्चा करेंगे भारत की। तो दोस्तों ये भारत की हम चर्चा करें तो ये भारत में 62% पर ये फैला हुआ है। और भारत में हम बात करें राजस्थान की, किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें तो दोस्तों ये 61.11% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यानी भारत के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के संदर्भ में 61.11% ये फैला हुआ है। और अन्य राज्यों की बात करें, पंजाब, गुजरात व हरियाणा। तो दोस्तों ये पंजाब, गुजरात और हरियाणा में फैला हुआ है। 0.89% ये फैला हुआ है। यानी थार का मरुस्थल भारत में फैला हुआ है 62%। और भारत के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान में ये फैला हुआ है 61.11%। कितना? 61.11%। और पंजाब, गुजरात और हरियाणा में फैला हुआ है 0.89%। ये हिस्सा लगता है पंजाब व गुजरात व हरियाणा में और 61.11% का हिस्सा लगता है राजस्थान में। तो आगे हम देखते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल जो राजस्थान के राजस्थान के 61.11% ये फैला हुआ है। और राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यानी राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यह प्रदेश जनसंख्या घनत्व यानी या फिर इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या है? कम पाया जाता है। यानी इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है।
तो इस प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है कि राजस्थान के 61.11% पर यह फैला हुआ है और राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अब आगे की विशेषता में हम बात करेंगे कि ये कितने जिलों में फैला हुआ है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो हम चर्चा करेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है दोस्तों शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। और अगले पॉइंट की बात करें कि तापमान कितना है। तापमान यहाँ पर दोस्तों गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दियों में ये तापमान -3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। यानी हम गर्मियों में बात करें तो यहाँ लगभग तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दियों में ये तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर हम औसत वार्षिक की बात करें, औसत वार्षिक तापमान की तो दोस्तों औसत वार्षिक तापमान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी जलवायु शुष्क जलवायु पाई जाती है और तापमान गर्मियों में देखा जा सकता है 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -3 डिग्री तक ये चला जाता है। और औसत वार्षिक तापमान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का 22 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद प्रकार की। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या फिर आप कह सकते हो यानी जो कांटेदार वनस्पति होती है, यानी जीरोफाइटस। कौन सी? जीरोफाइटस। जीरोफाइटस वनस्पति यानी वनस्पति मरुद्भिद प्रकार की पाई जाती है जो कांटेदार होती है, या फिर जीरोफाइटस वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, यानी जहाँ बकेस का आंकड़ा और जहाँ मतलब बेरडी और भोग है, तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और अब हम चर्चा करें कि यहाँ पर वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों 20 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में थार का मरुस्थल या वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है मरुद्भिद प्रकार की और 20 से 50 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में ये कितने जिलों में फैला हुआ है। नहीं, कितने जिलों में फैला हुआ है, वह कितने संभागों में ये फैला हुआ है। हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो हम चर्चा करेंगे कि ये कितने जिलों में फैला हुआ है।
तो दोस्तों ये 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान के 12 जिलों में ये फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 12 जिलों में फैला हुआ है। तो जिसकी ये क्या है? ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जैसल की बीबी, यानी जैसल की बीबी कौन? गंगा, पार्वती व जोधा का शिशुर का नाम। किसका नाम है? शिशुर का नाम क्या नाम था? जाचू हंजू। क्या था? जाचू हंजू था। यानी जैसला कितनी बीबी? 3 लुआई, गंगा, पार्वती, जोधा, यानी गंगा, पार्वती, जोधा, और तीनों के शिशुर का नाम क्या था? जाचू हंजू। यानी तीनों आती आपका शिशुर को, आप यानी आपके ससुर को क्या नाम बता दियो? जाचू हंजू। क्या नाम बता दियो? जाचू हंजू। यानी आता क्या कर दियो? जाबतो कर दियो। क्या कर दियो? जाबतो। हाँ, जैसल की बीबी गंगा, पार्वती, जोधा का शिशुर का नाम जाचू हंजू था। क्या था? जाचू हंजू। यानी आता के जा दियो, डांचो जा दियो तीनों। तो जैसल से क्या बना? जैसल से बना जैसलमेर जिला, जैसल से बना जैसलमेर जिला, और बी से बना बीकानेर जिला। कौन सा बना? बीकानेर जिला। और बी से बना बाड़मेर जिला। क्या बना? बाड़मेर जिला। और गंगा से क्या बना? गंगानगर जिला। क्या बना? गंगानगर जिला। और पार्वती, पाल से क्या बना? पाली। क्या बना? पाली। और जोधा से क्या बना? जोधपुर। क्या बना? जोधपुर जिला। और सी से क्या बना? सीकर। क्या बना? सीकर। और जा से क्या बना? जालोर। जालोर। और चू से क्या बना? चूरू। और है से क्या बना? हनुमानगढ़। और झू से क्या बना? झुंझुनू। क्या बना? झुंझुनू बना। और ना से क्या बना? नागौर बना। क्या बना? नागौर बना। नागौर बना। यानी कि ट्रिक क्या है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 जिलों को शामिल किया गया है, जिसकी ट्रिक है जैसल की बीबी गंगा, पार्वती, जोधा का शिशुर का नाम क्या? जाचू हंजू। क्या? जाचू हंजू था। यानी जैसल से क्या बना? जैसलमेर बना। और बी से बना बीकानेर। और बी से बना बाड़मेर। और गंगा से बना गंगानगर। और पा से बना पाली। और जोधा से बना जोधपुर। इसी तरह से सी से बना सीकर। और ना से बना नागौर। और जा से बना जालोर। और चू से बना चूरू। और है से बना हनुमानगढ़। और झू से बना झुंझुनू। क्या बना? झुंझुनू। तो ये 12 जिले पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश में कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो आपको बताना है 12 जिले। और 12 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जोधपुर और सीकर, जालोर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू व नागौर।
तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने संभागों में ये फैला हुआ है। तो राजस्थान के ये 4 संभागों में ये फैला हुआ है। कितने संभागों में फैला हुआ है? 4 संभागों में ये फैला हुआ है। यानी 4 संभागों में ये फैला हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करें कि किस संभाग की? बीकानेर संभाग की। यानी 4 संभागों में सबसे पहले बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग के अंदर जिले आते हैं चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 4 संभाग आते हैं। इसमें सबसे पहला संभाग है बीकानेर संभाग, जिसके मुख्यतः जिले आते हैं चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर, जिसकी ट्रिक क्या है? बिग चूहा। क्या है? बिग चूहा। बी से बना बीकानेर, ग से बना गंगानगर, चू से बना चूरू, और चूहा यानी है से बना हनुमानगढ़। क्या बना? हनुमानगढ़ बना। इस तरह से दूसरा जो संभाग है वह है जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के अंदर सीकर, व झुंझुनू 2 जिले आते हैं। यानी जयपुर बीकानेर संभाग के चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। इस तरह से जयपुर संभाग में सीकर व झुंझुनू जिले आते हैं। सीकर व झुंझुनू जिले आते हैं। अब अजमेर संभाग की हम बात करें। किस संभाग की? अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। यानी बीकानेर संभाग में चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। इस तरह से जयपुर संभाग में सीकर व झुंझुनू, व अजमेर संभाग में नागौर। कौन सा? नागौर। इस तरह से हम बात करें जोधपुर संभाग की। किस संभाग की? जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं जोधपुर, पाली, और पाली के बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। यानी जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर ये जिले आते हैं। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 4 संभाग आते हैं। इसमें बीकानेर संभाग में चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, और जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू। इस तरह से अजमेर संभाग में नागौर, और जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर और बाड़मेर। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं और 4 क्या आते हैं? संभाग आते हैं, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग व जोधपुर संभाग।
तो दोस्तों आज हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है 4 भाग, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। ये 4 भागों में बांटा गया है। और आज हमने चर्चा की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसकी उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है और नियोजोइक महाकल्प में हुई थी। और नियोजोइक महाकल्प में एक युग आता है, उस युग का नाम है प्लेटोसीन युग। क्या है? प्लेटोसीन युग है, जिस युग में इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या हुई? उत्पत्ति। और थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत में। भारत में फैला हुआ है ये 62% भाग पर और पाकिस्तान में फैला हुआ है ये 38% भाग पर ये फैला हुआ है। और भारत के संदर्भ में बात करें कि ये राजस्थान में फैला हुआ है 61.11% और अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है 0.89%। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर डैफोडिल कोचिंग क्लासेस को सर्च करें और वहां पर आप हमारे यहाँ YouTube वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पुनः आपका धन्यवाद दोस्तों, और कल इसका पाठ हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।